एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एशिया, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी कवर किया हुआ है। ठीक, पिछली वीडियो में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट कर दिया है और इस वीडियो सेशन में हम लोग हमारी जो सेकंड इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एशिया पैसिफिक की, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यार, दूसरे नंबर की जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमें कंप्लीट करनी है हमारे एशिया पैसिफिक में, वो कौन सी है? एससीओ। राइट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल इसका एक बेसिकली समिट भी कंडक्ट होने वाला है जो कि इंडिया में ही होगा। तो उस पर्सपेक्टिव में ये इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो इसमें क्या क्या रहने वाला है देख लीजिए आप। पहले एससीओ की फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। राइट, और इसका एम हम डिस्कस कर लेते हैं। एम में क्या रहने वाला? टू स्ट्रेंथन द रिलेशन बिटवीन मेंबर स्टेट बाय द डीपनिंग पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, एम क्या रहने वाला है कि जितने भी मेंबर स्टेट हैं इसके अंदर, एससीओ के अंदर, राइट, जितने भी 8 या फिर 9 के अराउंड मेंबर स्टेट हैं, उनके बीच में जो भी पॉलिटिकल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है, उनके जो रिलेशन होंगे, ठीक है, उनको स्ट्रेंथन करना इसका मेन फोकस होने वाला है। ठीक है, तो यही एम है। अगर एम पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक, तो फर्दर देखते हैं आगे क्या है इसमें। तो यार, बेसिक इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। पहला जो पॉइंट है वो क्या बता रहा है? स्टेब्लिशमेंट, यानी कि इसका स्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? तो 2001 में इसको स्टेबलाइज किया गया था। हेडक्वार्टर पूछा जाए तो बीजिंग यानी कि चाइना में। राइट, और टाइप पूछा जाए तो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये। राइट, उसके बाद इसको चेयर कौन करता है? जिस कंट्री द्वारा इसको होस्ट किया जाता है, वहीं का जो हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल होता है वो उसको चेयर करता है। ठीक है, उसके बाद मेंबर नेशंस की बात की जाए तो मेंबर बेसिकली स्टार्टिंग में जो बने हुए थे परमानेंट मेंबर इसके पार्ट, वो 8 थे। अभी फिलहाल देखेंगे कितने मेंबर है और क्या क्या इसका क्राइटेरिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। राइट, अगली स्लाइड वही है, मेंबर नेशंस एंड देयर फीचर्स। राइट, देख लेते हैं किस तरीके से इसके जो मेंबर नेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देख लेते हैं पहले। पहला जो आता है इसमें मेन मेंबर्स, यानी कि कोर कमेटी के जो मेंबर होंगे इसमें समिट में, वो बैठेंगे। ठीक है, ये कितने होते हैं? ये ऑलमोस्ट 8 या 9 के करीबन होते हैं। ठीक, स्टार्टिंग में ये 8 थे, अब जाकर ये 9 हुए। ठीक है, मैं बताऊंगा ये 9वां इसमें कौन सा ऐड हुआ है। उसके बाद 3 ऑब्जर्वर स्टेटस, यानी कि 3 नेशंस के बाद इसके क्या है? ऑब्जर्वर स्टेटस है। स्टार्टिंग में ये 4 था, अब ये 3 हो चुका है। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में इसमें 4 ऑब्जर्वर स्टेटस वाले नेशंस थे, अब ये 3 ऑब्जर्वर स्टेटस वाले नेशंस हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए कि फोर्थ नंबर पे था कौन, तो वो था ईरान। ठीक है, ईरान को रिसेंट टाइम में ही यहाँ ऑब्जर्वर स्टेटस से हटा करके मेंबर स्टेटस का दर्जा दिया गया है। अब ये ऑब्जर्वर स्टेटस क्या है, मेंबर स्टेटस क्या है, हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो, मेंबर स्टेटस उन कंट्रीज को दिया जाता है जो कि कमिटी में कोई भी डिसीजन अगर फाइनल होता है तो उसके लिए अपनी वोटिंग वगैरह कास्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्वर स्टेटस क्या होते हैं? ये सिर्फ बेसिकली देखा जाए तो जितनी समिट्स हो रही हैं, ठीक है, जितने डायलॉग्स हो रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करेगा। वहाँ क्या एक तरीके से बातचीत बातचीत वगैरह हो रही है ना, उन चीज़ों को देखा जाएगा। ठीक है, एक तरीके से ऑब्जर्व करेगा वहाँ का जो प्रोसीजर हो रहा है, प्रोटोकॉल हो रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं ना, उन सारी चीज़ों को ये ऑब्जर्व करता है। ठीक है, उसके बाद डायलॉग पार्टनर्स। अब मेंबर स्टेट, ऑब्जर्वर स्टेटस, और उसके बाद आते हैं डायलॉग पार्टनर्स। डायलॉग पार्टनर्स में क्या होगा? इनका कोई वोटिंग में खासा पार्टिसिपेशन नहीं होता। ये जस्ट एज अ मेंबर, या फिर इसको एज अ पार्ट ऑफ काउंसिल आप समझ सकते हैं कि ये खाली एक तरीके से पार्टिसिपेशन दिखाते हैं अपना, है ना, डायलॉग मेंबर्स के तौर पे। और इन दोनों में अगर बात की जाए तो मेंबर स्टेट और ऑब्जर्वर स्टेटस वाले जो नेशंस हैं यही इंपॉर्टेंट है। ये बाकी ये एक्स्ट्रा होते हैं, डायलॉग पार्टनर्स और ये गेस्ट अटेंडेंस। ठीक, क्यों? क्योंकि मेंबर स्टेटस को कुछ समय बाद परमानेंट मेंबर स्टेट का जो क्राइटेरिया होता है वो अवेलेबल हो जाता है, जैसे कि ईरान ईरान को हुआ है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे। ठीक, तो आप देख सकते हैं मेंबर स्टेट में अगर देखा जाए तो पहले 8 थे, अब 9 हो चुके हैं। ठीक है, 9वां कौन से नंबर का है? ईरान है। उसके बाद ऑब्जर्वर स्टेटस पूछा जाए तो पहले में 4th थे, अब 3 हो चुके हैं। उसके बाद डायलॉग पार्टनर्स की बात की जाए तो डायलॉग पार्टनर्स के बेसिस पे आप देख सकते हैं कि 8 जो कि कंट्रीज है हमारे पास वो इन्वॉल्व है: आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया। राइट, उसके बाद गेस्ट अटेंडेंस में आसियान कंट्रीज आ जाती हैं थोड़ी बहुत, है ना। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, CIS कंट्रीज। ठीक है, फिर UN के थोड़े बहुत यहाँ पे ऑफिशियल आ जाते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये थोड़ा सा क्राइटेरिया था हमारे SCO को समझने का। तो मेरे ख्याल से अब ये इतना तो समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब एक बार डीपली इनको देख लेते हैं कि व्हाट इज SCO। राइट, तो अगर SCO की बात की जाए तो क्या है? परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने बताया। उसके बाद
It's a Eurasian political, economic and military organization aiming to maintain the peace, security and stability in the region. ठीक है, इसका मेन फोकस क्या है कि ये जो कि हमारे मेंबर नेशंस हैं उनके बीच में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और मिलिट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक तरीके से ये ऑर्गेनाइज होती है और पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का काम करती है रीजन में। ठीक है, अगर बात की जाए ये कब बना तो 2001 में। ठीक है, अब 2001 में इसकी बात चली थी, मतलब एक तरीके से बन गया था ये, लेकिन जो एससीओ का चार्टर साइन हुआ था वो कब हुआ था? 2002 में। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, आप इसको लिख सकते हैं कि एससीओ का जो चार्टर साइन हुआ था वो कब हुआ था? वो 2002 में हुआ था। उसके बाद अगर बात करें कि ये कब फोर्स में आया, यानी कि एनेक्ट कब हुआ, तो 2003 में ये एनेक्ट हुआ। ठीक है, और कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हैं जो कि यहाँ यूज की जाती है एज अ समिट में, राइट? कौन कौन सी है? रशियन है और एक चाइनीज है। ठीक है, और इंग्लिश तो रहेगी बेसिकली, है ना? रशियन चाइनीज दो ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की, ऐसी होगी। उसके बाद प्रोक्रिएशन, यानी कि ये बना कैसे है, कैसे कैसे है, ठीक है, इसका एक तरीके से किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ है ना। तो पहला पार्ट देखते हैं। प्रायर टू क्रिएशन ऑफ एससीओ इन 2001, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान वर द मेंबर ऑफ शंघाई फाइव। ठीक है, एससीओ के बनने से पहले 2001 में, एससीओ के बनने से पहले कुछ कंट्रीज थी, कजाकिस्तान, चाइना और किर्गिस्तान और रशिया और तजिकिस्तान। इनका एक तरीके से ग्रुपिंग थी, जिसको एक अलग नाम दिया गया था, जिसका नाम था शंघाई फाइव। ठीक है, सबसे पहले इन 5 मेंबर नेशंस की वजह से ही शंघाई फाइव का फॉर्मेशन हुआ था। फिर लास्ट में जब 2001 के टाइम पे ये वेल मैनर्ड में ऑर्गेनाइज हुआ और इसका समिट हुआ उज़्बेकिस्तान में, तो उज़्बेकिस्तान ने भी इसको ज्वाइन किया और इन 5 शंघाई 5 नेशंस को नाम दिया गया क्या? एससीओ, राइट? तो आप देख सकते हैं। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान ने, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के लिए। इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ही मेंबर नेशंस ने 2017 में, जून में 2017 में अस्ताना में जो बेसिकली इसका समिट हुआ था, ठीक है, कजाकिस्तान, अस्ताना। तो इंडिया और पाकिस्तान ने वहां पे इसको ज्वाइन किया 2017 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो ये प्रोक्रिएशन था इसका, किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ, राइट? उसके बाद एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है, अगर आप अटेम्प्ट करना चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज ऑब्टेन द मेंबरशिप ऑफ एससीओ प्रेजेंटली फ्रॉम द ऑब्जर्वर नेशन? ठीक है, तो वो कौन सी कंट्री है जिसने एक मेंबर नेशन का दर्जा हासिल किया है रिसेंट टाइम में, जबकि वो एक ऑब्जर्वर नेशन था पहले से? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है इंडिया, इसराइल, रशिया, ईरान। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास। वो उस कंट्री का नाम बताना है जिसने अभी अभी ऑब्जर्वर नेशन के मेंबर से हट करके एक मेंबर स्टेट का एक दर्जा हासिल किया है। ठीक है, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, बाकी वीडियो के एंड में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद एससीओ के मेन ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है। देखो, स्ट्रेंथनिंग द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड neighborliness among the member of state, है ना, to promote their effective cooperation, trade, political search, economy, technology and culture। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है लिखा हुआ, इसको एलैबोरेट करने की कोई जरूरत भी नहीं है। एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, टूरिज्म एंड देयर एरियाज। ठीक है, इन चीज़ों को प्रमोट करना हुआ, राइट? और म्यूचुअल ट्रस्ट को स्ट्रेंथनिंग करना हुआ, ठीक है, नेबर मेंबर्स में। उसके बाद मेकिंग जॉइंट एफर्ट्स टू मेंटेन द सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, पीस इन द रीजन, है ना, काउंटर टेररिज्म, ये सारी चीज़ों को क्या करना हुआ, एक तरीके से रीजन में पीस मेकिंग के लिए मेंटेन करना हुआ। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, मूविंग टुवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिलेशन एंड द फ्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्डर, है ना। और इसका मेन अगर काम देखा जाए तो रीजन में जो है डेमोक्रेटिक और रैशनल फॉर फ्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ऑर्डर को मेंटेन करना हुआ, एस्टेब्लिशमेंट करना हुआ इस चीज का। ठीक है, तो ये कुछ मेन ऑब्जेक्टिव थे, अगर लिखने को आए तो आप लिख सकते हैं 5। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ समझाने लगा है नहीं, क्योंकि सामने सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, रेट्स। रेट्स रेट्स ये पूछ सकता है, एग्जाम में आया हुआ है एक, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है इससे। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है ये बेसिकली एक, किसका? एससीओ का। इसका काम क्या है? अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो ताशकेंत, उज्बेकिस्तान में आप लिख सकते हैं। और रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर है, और एक कैसा परमानेंट ऑर्गन है ऑफ शंघाई कॉपरेशन, यानी कि एससीओ का एक परमानेंट ऑर्गन है। अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो क्या करता है कि ये जो इसके मेंबर स्टेट है, ठीक है, तो उनको फाइट कॉम्बैट एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, सेपरेशन, इन सारी चीज़ों से लड़ने के तरीके, और इनमें किस तरीके से इनको हैंडल किया जाता है, इन सारी चीज़ों में उसको हेल्प करता है। उसके बाद दी हेड्स ऑफ द रेड्स इज इलेक्टेड 3 ईयर टर्म्स। ठीक है, ये तो एडिशनल है। तो इसका जो भी हेड होगा वो 3 साल के लिए इलेक्ट होता है। ठीक है,
ऑल द मेंबर स्टेट है ऑल्सो हैव देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव और राइट्स, ठीक है। और स्टेट वाइज देखा जाए, यानी कि नेशन वाइज या मेंबर वाइज देखा जाए, तो हर एक मेंबर नेशन का एक रेड का जो बेसिकली हेड होगा वो अपॉइंट होता है, ठीक है, इंडिविजुअली। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आप यहाँ से काफी डेटा ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एससीओ फॉर इंडिया। ठीक है, अगर देखा जाए तो तीन फील्ड में हमें देखने को मिलती है। पहला है सिक्योरिटी के, दूसरा है एनर्जी की पर्सपेक्टिव में, और तीसरा है ट्रेड के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, तो एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में तो तुम्हारे पास यही है कि काउंटर टेररिज्म को हैंडल कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसकी एबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं ना, और बेस्ट डिसीजन क्या हो सकते हैं काउंटर टेररिज्म को लेकर के, तो ये सिक्योरिटी पर्पस पे आ सकता है। ठीक है, और एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग जो होती है, रेडिकलाइजेशन जो होता है ना, और प्रोलिफरेशन ऑफ आर्म्स है ना, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं इसमें। उसके बाद एनर्जी की बात की जाए, एनर्जी की फील्ड में, तो इंडिया इज अ बीइंग ऑफ एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री, है ना, वो बनी रहा है। विद इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एनर्जी, एससीओ प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी मीट एनर्जी रिक्वायरमेंट थ्रू द रीजनल डिप्लोमेसी, है ना। तो देखा जाए तो यार एशिया पैसिफिक में ना एनर्जी को लेके काफी गहमा गहमी रहती है, क्योंकि एशिया ही एक ऐसा मतलब बोला जाए कि कॉन्टिनेंट है जहाँ पे आबादी सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में, है ना। यूरोप के कंपैरेटिवली, अमेरिकाज के कंपैरेटिवली हमारे पास जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसमें आबादी सबसे ज्यादा है, और टेक्नोलॉजी बहुत कम है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि सोर्स ऑफ जो रिसोर्सेज है, सोर्स ऑफ रिसोर्सेज वो काफ़ी लिमिटेड है बेसिकली, है ना। तो एक दूसरे से म्यूचुअल कोऑपरेशन बढ़ाकर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की पूर्तियों को पूरा कर सकते हैं ना। तो उसी तरीके से अगर हम ट्रेड डेफिसिट बढ़ाते हैं इनके बीच में, तो एनर्जी का ट्रांसफर भी इजीली हो सकता है ना, ऐसी मेंबर कंट्रीज के बाद, और रीजनल डिप्लोमेसी को अच्छा एक बढ़ावा मिल सकता है इससे, है ना। ठीक है, एक पॉइंट ये लिखा हुआ है तापी पाइपलाइन की उसकी वजह से, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें। अब ये तापी पाइपलाइन आपको पता होगा कि जो हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वो रशिया से सीधे हमारे जो साउथ एशिया वाला पार्ट है वहाँ पे नेचुरल गैस के इंपोर्ट को प्रमोट करती है ना। तो आपने सुना होगा इसके बारे में, नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सर्च कर सकते हैं, एडिशनल डेटा था इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया है। तो एनर्जी के पर्सपेक्टिव में ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद ट्रेड डेफिशिएंट देखते हैं, यानी कि मतलब ट्रेड के पर्सपेक्टिव में यहाँ एससीओ में अगर मेंबर बनते हैं तो क्या क्या हमारे पास प्रिविलेजेस रहेंगी, है ना। तो ट्रेड के पर्सपेक्टिव में रहेगा कि एससीओ प्रोवाइड द डायरेक्ट एक्सेस ऑफ सेंट्रल एशिया, बिल्कुल करता है ना। आपको पता होगा कि इंडिया और जो हमारा पाकिस्तान है उनके बीच में करीबन 3-4 सालों से ट्रेड नहीं हुआ है, ठीक है। तो इंडिया को सेंट्रल एशिया के थ्रू जो व्यापार करना होता है रशिया यूरोप के थ्रू, तो यार वहाँ पे ना काफ़ी दिक्कत आ रही थी बीच में, है ना। तो क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास ट्रेड के लिए कोई ऐसा पाथ है नहीं, तो हमें सी ट्रेड काफ़ी एक्सेस करना पड़ रहा था, सी पाथ है ना, उसको फॉलो करना पड़ रहा था। तो वही चीज़ है कि अगर सेंट्रल एशिया का डायरेक्ट एक्सेस हमें मिल जाएगा तो हम एशिया मतलब हमारा जो इंडिया है बेसिकली, वो किसी भी यूरोपियन कंट्री से इजीली ट्रेड कर सकता है ना, और फ्लरिशिंग कर सकता है हमारे सेंट्रल एशियन रीजन को अच्छे से, बिल्कुल है। तो ये चीज़ है, तो ये ट्रेड के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे। उसके बाद एससीओ एक्ट एज अल्टरनेटिव रूट ऑफ सेंट्रल एशिया, जैसे मैंने बताया ना, अगर एससीओ का मेंबर जो भी है, सपोज के लिए इंडिया ही है अभी फिलहाल, है ना, इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, तो उसको क्या होगा कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए डायरेक्ट रूट मिल जाएगा एक तरीके से अगर ट्रेड करना हो तो, है ना। तो जो फ्लरिशमेंट है एशिया एशिया कॉन्टिनेंट का वो अच्छे से हो पाएगा। और इकोनॉमिक टाइज ऑफ सेंट्रल एशियन कंट्रीज प्रोवाइडेड इंडिया टू मार्केट फॉर इट्स आईटी के टेलीकम्युनिकेशन बैंकिंग फाइनेंस एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, है ना। तो यार ये सारी चीज़ें रहेंगी रहेंगी, है ना। तो ये था कुछ ट्रेड डेफिसिट के तौर पे कि किस तरीके से हमें ट्रेड के पर्सपेक्टिव में इससे काफ़ी हेल्प मिल सकती है, ठीक है, एससीओ से। उसके बाद जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं थोड़ा सा, राइट। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए शब्द आगे पीछे निकल रहे हैं। तो जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि सेंट्रल एशिया इज अ पार्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड नेबरहुड, एससीओ प्रोवाइडेड इंडिया एन अपॉर्चुनिटी टू परस्यू द कनेक्टेड सेंट्रल एशियन पॉलिसी, जैसा मैंने बताया ना, कि इजीली हम लोग क्या है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ अपनी पॉलिसी डिप्लोमेसी के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। एंड हेल्प्स इंडिया फुलफिल इट्स एस्पायरेशन टू प्लेइंग द एक्टिव रोल इन एक्सटेंड टू नेबरिंगहुड एज वेल एज द चेकिंग द एवर ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द चाइना एंड यूरेशिया, ठीक है। जिस तरीके से अगर नेशंस के साथ व्यवहार कर पा रहे हैं, उस तरीके से हम पूरे एशिया में चाइना की डोमिनेशन को भी कम कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो एक तरीके से ये जो है इन्फ्लुएंस को खत्म करने का काम करेगा यूरेशिया में, चाइना में, है ना। चाइना का जो एक तरीके से इन्फ्लुएंस है उसको यूरेशिया में खत्म करने का काम करेगा ना, क्योंकि एक तरीके से हम अपना ट्रेड डेफिशिएट बढ़ा रहे हैं, तो चाइना की एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड को कम ही कर रहे हैं,
ठीक है, प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया टू साइमल्टेनियसली एंगेज द रशिया एज वेल एज द इट्स राइवल्स चाइना एंड पाकिस्तान। और एसईओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी हो सकता है इंडिया के लिए जो कि साइमल्टेनियसली रशिया के साथ क्या कर सके, अपने आप को इंगेज कर सके और अपने राइवल्स जो कि चाइना और पाकिस्तान है, ठीक है, उनको क्या कर सकता है, मात भी दे सकता है। तो यार एसईओ मेरे ख्याल से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमने हर पर्सपेक्टिव को देखा, डिस्कस किया कि किस तरीके से ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस रखता है अपनी, है ना। तो ये है। अब कुछ रीजनल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, हमारे करंट के लिए। ठीक है, स्टैटिक से आता है वो ये। तो 2022 में एक एससीओ की समिट हुई थी, ठीक है, और होस्टेड कंट्री था हमारा, समरकंद में हुई थी, उज्बेकिस्तान था हमारा होस्टेड कंट्री। डेट थी 15 से 16 सितंबर। और चेयर्ड बाय द हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल जो कि वहाँ का होगा, ठीक है, उनके नाम ये लिखे हैं। उसके बाद थीम पूछ लेता है, ठीक है। तीन चीज़ें जो कि होस्टेड कंट्री है, डेट है और थीम है, ये इंपॉर्टेंट रहती हैं इन समिट्स में। तो थीम की बात की जाए 2022 वाले की, तो फूड सिक्योरिटी यहाँ की एक थीम थी, ठीक है, ये वहाँ का लोगो था। उसके बाद 2023 में भी ये सबमिट होनी है, और हमारा प्यारा भारत यानी कि इंडिया इसको कंडक्ट कर रहा है, ठीक। और कब होनी है? 18 नवंबर 2023 को ये कंडक्ट होगी, यानी कि नवंबर दिसंबर के टाइम पे। उसके बाद चेयर्ड बाय यहाँ के जो भी हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल होंगे उस टाइम के, ठीक है, नवंबर में जो भी इसको लीड करेगा। उसके बाद थीम की बात की जाए तो थीम इंपॉर्टेंट है फॉर अ सिक्योर एससीओ, ठीक है। इसके बेसिस पे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एससीओ के बेसिस पे कुछ बेसिकली बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट वेबसाइट भी अभी लॉन्च करी हुई है, ठीक है। इंडिया के लिए 2023 काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार इस बार, है ना। अगर पिछले साल दिसंबर से आप देख रहे हैं तो आपको काफ़ी समझ में आएगा कि 2022 के दिसंबर में इंडिया ने यूएनएससी में सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी थी वो भी हासिल करी है ना। इस बार का जो हमारा मेंस हॉकी एक तरीके से वर्ल्ड कप है वो भी इंडिया होस्ट कर रहा है उड़ीसा पे, राइट। उसके बाद यहाँ देखा जाए तो हमारा एससीओ इस बार इंडिया होस्ट करने वाला है। G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास है ही अभी भी, है ना। इंडिया में चल रही है G20 की प्रेसिडेंसी के हिसाब से मीटिंग्स, है ना। तो अभी भी रिसेंट टाइम पे चली रही है वो। तो यार इंडिया के लिए 2022 और 2023 जो है ना, ये लास्ट लास्ट की 2022 नवंबर दिसंबर और 2023 का पूरा साल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरीके से काफ़ी डिप्लोमेसी इंडिया की जो है ऑब्जर्व की जा रही है वर्ल्ड वाइडली, ठीक है। तो ये चीज़ें रहने वाली है। तो यार इस वीडियो में एससीओ वाले में इतना ही रखते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन का जवाब मैं लास्ट में दूंगा। सही आंसर है ईरान, राइट। ईरान ही मैंने जैसे बताया था कि मेंबर नेशन कैसे बटे हुए हैं, मेंबर स्टेट, है ना। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद ऑब्जर्वर स्टेट है, ठीक है, डायलॉग स्टेट है, ठीक है, फिर अदर्स आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो एससीओ बटा हुआ है। मेंबर स्टेट में बेसिकली 8 से 9 मेंबर हमें देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग में 8 थे, अब 9 है। उसके बाद ऑब्जर्वर स्टेटस में 4 से 3, यानी कि पहले 4 थे, अब 3 है। उसके बाद डायलॉग स्टेटस में करीबन 8 है, ठीक है, और इसमें करीबन 4 बैठे हैं। तो यार देखा जाए तो स्टार्टिंग में 8 थे ना, और यहाँ पे 4 थे। यहाँ से एक कम हो चुका है, और यहाँ पे एक बढ़ चुका है ना। तो कौन बढ़ा है? यहाँ से ईरान निकला है। ऑब्जर्वर स्टेट के क्राइटेरिया से ईरान जो है हमारा हट चुका है, और उसको परमानेंट मेंबर के तौर पे एक सीट दे दी गई है एससीओ में, ठीक है। यहाँ पे ऐड ऑन हो चुका है ईरान। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ईरान, ठीक है। तो यार ये लास्ट था। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो में कुछ काम का देखते हैं अपने लिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज सत्यम साइनिंग ऑफ।